प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं यूरोपीय कंपनी के आगमन को लेकर प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। जैसा कि आप सर्वविदित हैं, यूरोपीय कंपनी में प्रथम खंड में पुर्तगाली को पढ़ा चुका हूं और आज मैं डच शुरू करने वाले हूं। डच हॉलैंड के जो निवासी थे। पहला है यूरोपीय कंपनी का आगमन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए। पुर्तगाली आए 1498 में। इसके बाद डच आए 1595 में। इसके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। इसके बाद आए डेनिश 1616 में। इसके बाद आए फ्रांसीसी 1664 में। इसके बाद आए स्वीडिश 1732 में। तो आप देख रहे हैं, यह बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन भी आया है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए और स्वीडिश आए। लेकिन होता क्या है कि पहले कंपनी की स्थापना भी दिया जाता है। अगर कंपनी की स्थापना आएगा तो सबसे पहले पुर्तगाली को रखेंगे और फिर तब अंग्रेज को रखेंगे दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर डच रखेंगे। क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई और अंग्रेज की कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो 1600 में अंग्रेज की स्थापना हुई और 1602 में डच की स्थापना हुई। अगर कंपनी की स्थापना आएगा वर्ष, तो निश्चित तौर पर पहले पुर्तगाली होगा, उसके बाद तब अंग्रेज होंगे, तब डच होगा, फिर डेनिश होंगे, फिर फ्रांसीसी होंगे और स्वीडिश होंगे। आप समझ गए होंगे। अब बात मैं शुरू करता हूं डच के बारे में। तो ध्यान दीजिए कि यह जो डच है, यह डच है हॉलैंड के वासी, जिसको नीदरलैंड भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो हॉलैंड या नीदरलैंड है, इसके बगल में बेल्जियम है और नीचे पुर्तगाल है, उसके बगल में स्पेन है। तो यह जो पुर्तगाल है, इस पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल भी कभी स्पेन का उपनिवेश रहा और हॉलैंड भी इस जो है स्पेन का उपनिवेश रहा। अब बात होती है कि पुर्तगाल तो पहले आ चुका है, 1498 में व्यापार करने के लिए हिंद महासागर वो अपने प्रभुत्व को जमा चुका है। अब यह जो हॉलैंड है या जो नीदरलैंड है, जिसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम है, नोट करते भी जाइएगा। हॉलैंड की राजधानी कौन है? एम्स्टर्डम है। और यह जो हॉलैंड है, इसकी बृहत्तम बंदरगाह जो है रोटरडम है। क्या है? रोटरडम। फिर नोट कीजिए, क्या है? रोटरडम है। तो यूरोप की सबसे व्यस्तम बंदरगाह में रोटरडम मानी जाती है, जो हॉलैंड के पास है। और यहां पर राइन नदी पहुंचती है, नाव के द्वारा माल जो है आसानी से वहां पहुंच सकता है कोने कोने में। तो निश्चित तौर पर यह जो रोटरडम बंदरगाह है, यह काफी व्यस्तम है और काफी फायदेमंद बंदरगाह है। और यही कारण है कि यह जो हॉलैंड है, कभी पुर्तगाल से ही माल लेता था, भारत में नहीं आया। करीबन 100 बरस आप देख रहे हैं, 1498 से 1595 में 97-98 बरस का अंतर है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि यह 97-98 बरस तक यह पुर्तगाल से ही मसाला, वस्त्र, नील, ये सभी चीज को यह प्राप्त करता था और इसी रोटरडम बंदरगाह से राइन नदी के माध्यम से अपनी व्यापार को करता था और मुनाफा कमाता था। क्योंकि उसकी इतनी अभी पूंजी नहीं थी भारत के साथ व्यापार करने का, और पुर्तगाली से वो टक्कर नहीं ले सकते थे, क्योंकि पुर्तगाली की नौसेना काफी मजबूत थी और वो हिंद महासागर में अपनी प्रभुत्व को जमा चुके थे, वो भली भांति जानते थे। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि यह जो हॉलैंड है या जो नीदरलैंड है, तो हॉलैंड में जो है
आप यहां पर मैप बनाइए और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर इंडोनेशिया है, यहां पर हिंद महासागर है और यहां पर इंडोनेशिया है, जावा द्वीप है। तो आप देख रहे हैं कि जो है सबसे पहले 1602 में हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्टाडो दी इंडिया है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का डच ईस्ट इंडीज है। इसमें हॉलैंड के कई व्यापारी लोग पूंजी लगाए, संयुक्त पूंजी लगाए। इसमें आम लोग भी शेयर धारक थे और यही कारण है कि संयुक्त पूंजी को लगाने वाला डच हॉलैंड पहला यूरोपीय कंपनी है और यह जो है अपने शेयर धारक को सबसे ज्यादा मुनाफा देते थे। 200 वर्षों तक यह मुनाफा देते गए। 18% उनको मुनाफा मिलता था और वो कितना पूंजी लगाए, तो वो पूंजी लगाए 65 लाख गिल्डर। कितना लगाए, तो 65 लाख गिल्डर पूंजी लगाए। नीदरलैंड की मुद्रा का नाम गिल्डर है। तो वो 65 लाख जो है पूंजी, संयुक्त पूंजी लगाए और इसमें जो वो कंपनी बनाए 1602 में, इसमें व्यापार के लिए व्यापार बोर्ड बनाया और व्यापार बोर्ड बनाने वाला भी यह पहला कंपनी है। संयुक्त पूंजी को भी लगाने वाला यह पहला कंपनी है और 200 वर्षों तक यह मुनाफा कमाया और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली पहली कंपनी है और इसके शेयर धारक को 18% जो है मुनाफा मिलता था। इसके पतन के बाद भी यह शेयर धारक को 18% देते गए और यही है कारण, इसके पतन में कारण हुआ होगा कि पतन के बाद भी यह अपने शेयर धारक को 18% मुनाफा देते गए। अब बात होती है कि आप देख रहे हैं कि यह अभी भारत नहीं आ रहे हैं। अब करीबन 100 वर्षों के बाद, करीब 100 वर्षों के बाद, 97-98 वर्ष के बाद 1595 में जो डच यात्री है, इसका नाम है कार्नेलिस दहस्तमान और इसको हॉटमैन भी कहा जाता है। तो कार्नेलिस दहतमान या कहीं कहीं आपको हॉटमैन भी मिलेगा, लेकिन चर्चित नाम कार्नेलिस दहतमान ही बहुत सारे बुक में मिलेंगे, लेकिन इसका दूसरा नाम हॉटमैन भी है। तो यह जो हॉटमैन पहला डच यात्री जो है भारत नहीं आया, वो सबसे पहले इंडोनेशिया आया, क्योंकि उसको सबसे पहले मसाला पर उसको अपना कब्जा करना था। तो इंडोनेशिया में मसाला जावा सुमात्रा द्वीप में बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए वो भारत की धरती पर डच यात्री कार्नेलिस दहतमान नहीं आया और वो 1602 में जो है एक जगह पर अपना कोठी बनाया, बैटम। तो आप देख रहे हैं कि कार्नेलिस दहतमान कहां आया, तो इंडोनेशिया आया सर्वप्रथम और कहां अपना कोठी बनाया, तो 1602 में बैटम बनाया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भारत में सबसे पहले डच की कोठी जो है वो मुसलीपट्टम में खोली गई। मुसलीपट्टम आंध्र प्रदेश में है और 1605 में जो है डच की जो कोठी है कहां खोली गई, मुसलीपट्टम में खोली गई और मुसलीपट्टम में इन्होंने सबसे पहले नील का व्यापार किया। तो डच सबसे पहले क्या चीज का व्यापार किया, तो वो नील का व्यापार किया, मुसलीपट्टम में किया और इसके बाद जो है आप देख रहे हैं 1605 में ही इंडोनेशिया में जो है डच जो है पुर्तगाली से अब्याना जीत लेते हैं। अब्याना याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि पुर्तगाली से अब्याना डच कब जीता, इंडोनेशिया में 1605 में जीता और 1605 में मुसलीपट्टम में ही ये पहली कोठी डाली। तो क्या पहले व्यापार किया, तो नील का व्यापार किया। अब यह आप देख रहे हैं कि यह नीचे बढ़ते हैं तमिलनाडु की ओर और यहां पर पुलिकट। तो पुलिकट में 1610 में यह कोठी लगाते हैं और पुलिकट को ही अपना मुख्यालय बना देते हैं। 1690 तक यह पुलिकट अपना मुख्यालय बना रहता है डच के बाद। 1690 के बाद इसका मुख्यालय चेंज हो जाता है, तमिलनाडु के नेगपट्टनम में चले जाते हैं। तो 1690 तक पुलिकट मुख्यालय है। तो पुलिकट में वो क्या व्यापार किया, पहले तो वस्त्र का व्यापार किया, दूसरा है कि वो बारूद का कारखाना खोला पुलिकट में। पुलिकट में क्या किया कि वो सोने का सिक्का बनाने का टकसाल बनाया, कारखाना बनाया और उस सिक्का का नाम था स्वर्ण पैगोडा। क्या नाम था, स्वर्ण पैगोडा। और इसको चारों ओर से सुरक्षा देने के लिए पुलिकट में एक किला बनाया, उस किला का नाम है कोलड्रिया किला।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोलड्रिया किला कहां बनाया? तो पुलिकट में बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो सोने का सिक्का का टकसाल बनाया, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिकट में कोलड्रिया किला बनाया। इसके बाद वो वस्त्र का जो है व्यापार शुरू किया पुलिकट से, पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया डच। और 1690 तक वो पुलिकट जो है वह उसका मुख्य केंद्र बना रहा। तो आप सब नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब यूपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैंने बताया पुलिकट, फिर ध्यान दीजिए पुलिकट में सबसे पहले वस्त्र का शुरुआत किया, इसके बाद बारूद का कारखाना बनाया, पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया, पुलिकट में जो है वह किला बनाया स्वर्ण पैगोडा की सुरक्षित के लिए। पुलिकट, पुलिकट है कहां? तो यह तमिलनाडु में है। मछलीपट्टनम कहां है? तो आंध्र प्रदेश में है। सबसे पहले कोठी 1605 में ही खुली थी। उस कंपनी जो खोली थी उसका नाम है बादर हेग, या डच नौसेनापति थे। बादर हेग के द्वारा जो नौसेनापति थे डच के, बादर हेग ने मछलीपट्टनम में खोली, यहां नील का व्यापार उन्होंने किया। अब बात होती है कि 1616 में यहां सूरत में कोठी डालते हैं। 1616 में यह सूरत में कोठी डालते हैं, और सूरत में सभी कंपनियां कोठी डालते हैं जितनी भी कंपनियां थी। और सूरत जो है सबसे मुनाफा वाला क्षेत्र था, और सूरत से भी वो वस्त्र का व्यापार करते हैं। अब बात होती है कि सूरत के बाद जो है 1632 ईस्वी में यह पटना में कोठी डालते हैं, और पटना में भी यह वस्त्र और रेशम का व्यापार कर रहे हैं डच लोग। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 1641 में तमिलनाडु का विमलीपट्टम जीत लेते हैं, और 1641 में ही यह जो है इंडोनेशिया के पास था मलक्का। मलक्का जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सिंगापुर और मलेशिया है, और यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यह पुर्तगाली से 1641 में मलक्का जल संधि भी जीत लेते हैं, और विमलीपट्टम को भी जीत लेते हैं। 1632 में पटना बनाते हैं, 1616 में सूरत बनाते हैं, और सूरत से यह वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यह मछलीपट्टनम तमिलनाडु के नीचे तक कारोमंडल का क्षेत्र है। तो यह कारोमंडल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वस्त्र का व्यापार करते थे, और यही कारण है कि डच जो है भारत में सबसे ज्यादा वस्त्र का व्यापार करते थे, और वस्त्र को वो निर्यात भी करते थे यहां से, भारत से। तो कोरोमंडल क्षेत्र में वो पूरा वस्त्र का निर्यात करते थे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अब वह बंगाल में वह जो है कासिम बाजार में कोठी खोले, कासिम बाजार। और कासिम बाजार में उन्होंने रेशम बनाने का एक चरखा का कारखाना बनाया, जिसमें 3000 लोग को नौकरी दिया डच। तो रेशम के चरखा का निर्माण कहां हुआ? तो कासिम बाजार में हुआ, 3000 लोगों को नौकरी दिया। इसके बाद जो है बंगाल में चिनसूरा, बंगाल में वह चिनसूरा में कोठी डालते हैं, और चिनसूरा कोठी को वह किला से ढकते हैं, और उस किला का नाम है गेस्ताउड फोर्ट। तो वह दो किला बनाते हैं, एक पुलिकट में कोलड्रिया किला, और चिनसूरा में गुस्तावुद फोर्ट। और बंगाल में वो क्या करते हैं? तो बंगाल में वह वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं, इसके बाद बारूद का कर रहे हैं, हफीम का कर रहे हैं, सोरा का कर रहे हैं। ये सब बंगाल से वो व्यापार कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? वस्त्र, बारूद, हफीम और सोरा बंगाल से। कौन कर रहे हैं? डच कर रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि डच जो है चारों ओर से फैल गए, और डच जो है फैलने के बाद इसकी जो है 1658 में यह सीलोन को भी जीत लेते हैं, यानी श्रीलंका को भी जीत लेते हैं डच। इसके बाद डच की जो सबसे अंतिम कोठी है वो 1663 में कोचीन में है। डच की जो सबसे अंतिम कोठी है वो 1663 में कोचीन में है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि उस समय प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध तक के पहले तक सबसे ज्यादा यह मुनाफा कमा रहे, चारों ओर से विस्तार कर लिए फैक्ट्री को। लेकिन बंगाल में जब प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत लेते हैं तो बेतहाशा रूप में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा धन दौलत कमाते हैं, और वह अपनी नौसेना को मजबूत करते हैं अंग्रेज। और इसकी टक्कर अंग्रेज से हुई, नौसेना से हुई। और यही कारण है कि जब प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज मजबूत हो गए, तो और उस समय मजबूत करने वाला व्यक्ति लॉर्ड क्लाइव है, जो अंग्रेज का भाग्य निर्माता है।
तो 1759 में बंगाल के बेदरा में लॉर्ड क्लाइव जो है डच को बुरी तरह हराते हैं। बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है कि डच जो है हमेशा जो है पराजय हो गया अंतिम रूप से बेदरा के युद्ध में। बेदरा है कहां? तो बंगाल में है। और हराया कौन? लॉर्ड क्लाइव। तो बेदरा के युद्ध के बाद जो है अधिकांश इसकी सैन्य शक्ति जो थी, इसके जहाज निर्माण, इसकी नौसेना को बंद कर दी गई और अधिकांश जो है इसके व्यापार बंद हो गई। छोटे छोटे जगह पर फिर जारी भी रखी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि के तहत, पेरिस की संधि कब हुई? 1795 में। तो डच की जितनी भी कोठी थी वो सब अंग्रेज को प्राप्त हो गई। किस संधि के द्वारा? तो पेरिस की संधि के द्वारा। तो मैं आज विस्तार से डच के बारे में बताया। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आ रहा हूं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, व्यू बढ़ाइए और बच्चे के बीच इसको ले जाइए और आप इसका फायदा उठाइए। और मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप ही मेरी पूंजी है। इसी के साथ मेरी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा।